हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक गुण एवं आणविक संरचना। तो इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप जाकर के वहां चेक जरूर करें क्योंकि उस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक, जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो विद डायग्राम हम इसे समझने वाले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगा तो आप लोग इसका डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कोई लाइट सोर्स लिया हुआ है, मतलब कोई भी लाइट सोर्स हम लोग जहाँ पे जो है वो ले सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग यहाँ पर लैंप ले सकते हैं या फिर सनलाइट ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज ले सकते हैं जहां से कोई प्रकाश निकल रहा हो, और इस लाइट को या इस प्रकाश को हम लोग इस फिल्टर में से हो करके गुजारते हैं। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। जब इस लाइट को हम लोग इस फिल्टर में से हो करके गुजारते हैं तो हमें इस प्रकार की जो है वो लाइट प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, या फिर इसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं पीपीएल। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हम लोग लाइट सोर्स को यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट हम लोगों ने आखिर इसे फिल्टर में से ही होकर के क्यों गुजारा? तो इसलिए हम लोगों ने गुजारा गाइस इसको फिल्टर में हो करके, क्योंकि ताकि हमको पीपीएल प्राप्त हो जाए, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट हमें प्राप्त हो जाए। तो आखिर ये प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी कि एक्चुअली में पीपीएल क्या होता है और इस लाइट को हम लोगों ने फिल्टर में से होकर के क्यों गुजारा हुआ है। देन इसके बाद हम लोग ये भी आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पीपीएल क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन टाइप लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप लोगों को समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताना पड़ेगा, जिसको आप लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। साधारण प्रकाश की गति तरंग के समान होती है। जैसा कि आप सभी पढ़ते ही आ रहे हो कि लाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के व्यवहार दिखाते हैं। पहला तो कण के समान भी होते हैं और दूसरा तरंग के समान भी। मतलब जो प्रकाश होते हैं उनकी जो गति होती है, उनका जो गति होती है वो एक वेव के समान होता है, मीन्स एक तरंग के समान जो है वो होता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर दोलन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। इनके दोलन एक ही तल पे नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो लाइट जो है वो तरंग के समान जो है वो व्यवहार कर रही है, और इनका विभिन्न स्थानों पर जो है वो ऑसिलेशन हो रहा है, जो कि विभिन्न तल पे हो रहा है, मतलब एक ही तल पे नहीं हो रहा है। कहीं ऊपर है तो कहीं ये नीचे है। किसी प्रकार ऐसा प्रकाश प्राप्त किया जाए जो एक ही तल में हो, तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश या फिर प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग इसे पीपीएल कहते हैं। अगर हमें पीपीएल प्राप्त करना होगा गाइस, तो हम लोगों को ऐसा लाइट जो है वो नहीं चाहिए। हम लोगों को कोई ऐसा लाइट चाहिए जो एक ही तल में जो है वो इसका जो है वो दोलन हो, मतलब इस जो भी हम लोग प्रकाश प्राप्त करेंगे वो एक ही तल में होना चाहिए। अगर आप लोग इस लाइट को देख रहे हो तो ये अनेक तलों में है, ऊपर भी है, यहाँ पर नीचे भी है, अनेक तलों में जो है वो इनका दोलन हो रहा है। लेकिन ये जो हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट देख रहे हैं वो सिंगल जो है वो एक ही तल में जो है वो इसका दोलन हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो पीपीएल। डायरेक्ट हम लोग लाइट सोर्स को जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइट सोर्स में जो है वो अनेक तलों में जो है वो इनका दोलन होता है, इनका ऑसिलेशन होता है। लेकिन हम लोगों को पीपीएल प्राप्त होना चाहिए आगे जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए। तो पीपीएल प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा सिंगल लाइट हमें चाहिए जिसका जो एक ही तल में स्थित हो। इसके लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। तो फिल्टर में कुछ ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा लाइट सोर्स को हम लोग जो है वो पीपीएल में चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी लाइट होगा, देखिए पूरा सीधा सीधा है, देख रहे हो आप लोग, और यहाँ पे इसमें देखो कहीं ऊपर है कहीं ये नीचे है, और यहाँ पे पूरा सीधा सीधा है। तो ये इसी को हम लोग जो है वो पीपीएल कहते हैं या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को फिल्टर का यूज क्यों किया जा रहा है? ताकि लाइट सोर्स से हमको पीपीएल प्राप्त हो जाए। तो एक बार फिर से इसका देखिए। साधारण प्रकाश की गति तरंग के समान होती है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर दोलन होती है। इनके दोलन एक ही तल में नहीं होते हैं। किसी प्रकार ऐसा प्रकाश प्राप्त किया जाए जो एक ही तल में हो, तो ऐसा प्रकाश ही समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट या फिर पीपीएल कहलाता है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को पीपीएल क्या होता है।
अब चलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखिए जैसे हम लोगों को ये पीपीएल प्राप्त हो गया, अब हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्यूब लिए हैं और इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस भरा हुआ है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग इस सब्सटेंस के ऊपर से होकर के गुजारते हैं, मतलब इस सब्सटेंस से होकर के गुजारते हैं। तो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि जो लाइट अभी सीधा था वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लाइट था पहले सीधा था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा रोटेट हो गया है। तो यही जो रोटेशन होता है वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। जरूरी नहीं है कि रोटेशन एक ही दिशा में हो, रोटेशन इस दिशा में अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग लिखो। जब पीपीएल को या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऐसे द्रव या ठोस के विलयन में से प्रवाहित किया जाए कि प्रकाश का पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाए, तो इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। मतलब जब हम लोग पीपीएल को किसी लिक्विड में से होकर के गुजारते हैं, किसी ऐसे द्रव में से होकर के गुजारते हैं जो कि इस लाइट को, जो कि इस पीपीएल को रोटेट कर दे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पीपीएल को जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो आपका गुण होता है, ये जो इसका गुण होता है, उसको ही हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे आगे देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ वे सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ट्यूब में सब्सटेंस लिया हुआ है, अगर वो इस लाइट को रोटेट करते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। अगर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस लाइट को रोटेट नहीं करते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ इस ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। वे पदार्थ जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घुमाते हैं। मतलब ये जो आपका पीपीएल था उसको, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है वो इस पीपीएल को रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो रोटेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो क्लॉकवाइज मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि घड़ी चलता है, जिस दिशा में घड़ी रोटेट होता है उस दिशा में ये जो आपका पीपीएल है वो भी रोटेट होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो हमारा पीपीएल है वो घड़ी के चलने की दिशा में क्या हो रहा है, इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर हुआ आपको। तो वे पदार्थ जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो पदार्थ पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसको हम लोग कहते हैं लेवो रोटेटरी, जिसको हम लोग कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जैसे कि घड़ी किस प्रकार से चलता है, ऐसे चलता है घड़ी, लेकिन ये जो आपका पदार्थ होगा वो इस पीपीएल को इस तरीके से जो है वो रोटेट करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेवो रोटेटरी। तो समझ आया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं गाइस। एक और देखिए घूर्णन का कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो पीपीएल जितने डिग्री घूमता है वह घूर्णन का कोण कहलाता है। तो जैसे डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका पीपीएल है कितना डिग्री जो है वो यहाँ पर झुका हुआ है। मतलब ये आपका क्या एक सीधा लाइन है, तो उस लाइन से वो कितना रोटेट हुआ है, वहां पर जो भी आपका एंगल बनेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रोटेशन या फिर घूर्णन का कोण। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखोगे, यदि डी सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो देखिए डी सोडियम प्रकाश यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, मैंने क्या बताया था कि जो आप लोग लाइट सोर्स लोगे वो कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे आप लैंप ले लो, चाहे आप यहाँ पर सनलाइट ले लो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया हुआ है वो है आपका डी सोडियम प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं डी सोडियम लाइट। तो जो भी लाइट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं वो हमारा क्या है, डी सोडियम। तो यदि डी सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या फिर जिसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा डी मान ले, मतलब ये जो आपका जो भी यहाँ पर जो लाइट निकल रहा है इसका अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य की बात करें, मतलब जो वेवलेंथ है उसकी बात करें, तो हम लोग यहाँ पर उसको लैम्डा डी करके जो है वो माने हुए हैं। तो इस प्रकाश के लिए T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर पर किसी द्रव या विलयन का आपेक्षिक घूर्णन निम्न समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो भी हमारा समीकरण है। तो ये है आपका देखिए अल्फा, और इस प्रकार से बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, ऊपर में लिखना है आपको T और नीचे लिखना है लैम्डा डी इक्वल
अल्फा अपॉन एल इंटू डी। तो चलिए देखते हैं सब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो है आपका, वो आपका कहलाता है आपेक्षिक घूर्णन। तो मैं आप लोगों को आगे इसका डेफिनेशन डिफाइन हम लोग करेंगे कि आपेक्षिक घूर्णन क्या होता है। बट यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि ये जो है वो आपेक्षिक घूर्णन का एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद करना है। अल्फा इसे आपको ब्रैकेट में डालना है और यहाँ पे ऊपर में आप लोग टी लिखोगे और ये आपका है लैम्डा डी, अल्फा अपॉन एल इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए डी क्या है, द्रव का घनत्व। मतलब जो भी आप लोग यहाँ पे लिक्विड लिए हो ना, यहाँ पर जो भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं उसका जो है वो डेंसिटी को हम लोग डी से व्यक्त करेंगे। अल्फा जो है वो वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग अल्फा से जो है वो व्यक्त करेंगे। और स्तंभ की लंबाई एल, जो भी हम लोग वहां पे ट्यूब वगैरह लिए हुए हैं उसका जो भी लेंथ वगैरह होगा उसको हम लोग एल से व्यक्त करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपेक्षिक घूर्णन जो है वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को आपेक्षिक घूर्णन का डेफिनेशन तो बताऊंगी ही, बट उससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट इंक्लूड है। यदि पदार्थ विलयन के रूप में हो तो घनत्व के स्थान पर सांद्रता प्रति घन सेंटीमीटर प्रयोग की जाती है। मीन देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो आप लोगों ने डी लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है डी, बट अगर हमारा जो हम लोग लिए हुए हैं वहां पर अगर वो विलयन होगा तो उसका हम लोग सांद्रता भी लिख सकते हैं। मतलब उस विलयन का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डी की जगह हम लोग सिंपली सी करके भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया समीकरण 2। अतः जब कोई पीपीएल किसी विलयन जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर तथा जिसमें 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर पदार्थ घुला हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब कोई पीपीएल, मतलब ये जो आपका पीपीएल है वो क्या कहा जा रहा है, किसी विलयन जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर, मतलब ये जो भी यहाँ पर ट्यूब लिए हो उसकी लेंथ जो है वो 1 डेसीमीटर है तथा जिसमें 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर पदार्थ घुला हो। मतलब यहाँ पे जो भी पदार्थ घुला है उसकी बात की जा रही है, उसमें से होकर के गुजारा जाता है। तो मतलब जैसे ये जो लाइट है, अगर हम लोग इस टाइप के विलयन में इस लाइट को होकर के गुजारेंगे तो विलयन में उपस्थित पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने डिग्री घुमाता है, मतलब विलयन में उपस्थित जो भी पदार्थ है वो इस पीपीएल को जितना डिग्री रोटेट करता है उसे आपेक्षिक घूर्णन कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो आपका विलयन है जो आप लोगों ने लिया हुआ है, इस पीपीएल को जितना डिग्री रोटेट करेगा वही आपका जो है वो आपेक्षिक घूर्णन कहलाता है। तो कंडीशन आप लोग देख लीजिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे लेना है हमको। जो भी हम लोग विलयन ले रहे हैं जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर होना चाहिए तथा जो भी हम लोग पदार्थ घोले हुए हैं वो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर पदार्थ उसमें घुला होना चाहिए। और जब हम लोग इस पीपीएल को उसके ऊपर से होकर के गुजारेंगे तो वो क्या कर देंगे, जितना डिग्री उसको रोटेट करेंगे, चाहे 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, वो डिग्री जो है वो आपका आपेक्षिक घूर्णन कहलाता है। तो समझ में आएगा इस आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी और आपेक्षिक घूर्णन। अब चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट एक और छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ कि आखिर ये जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी है हम लोग इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप समझ ही रहे हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो जैसे कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए टार्टरिक एसिड की हम बात करें तो किसी पदार्थ की आणविक संरचना तथा ऑप्टिकल एक्टिविटी में निकट संबंध होता है। अनेक कार्बनिक यौगिकों में ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए टार्टरिक अम्ल, यहाँ पे देखिए डी टार्टरिक अम्ल हम लोगों ने लिया हुआ है। तो डी का मतलब मैं आप लोगों को क्या बताई थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि पीपीएल को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये आपका है डी टार्टरिक अम्ल, जहां पर देखिए एच जो है वो इस साइड है, OH इस साइड है, OH इस साइड है और इसमें H इस साइड है। अगर हम लोग एल टार्टरिक एसिड की बात करें, मतलब लेवो रोटेटरी टार्टरिक एसिड की बात करें, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका पोजीशन है वो चेंज हो चुका है। OH इधर आ चुका है, H इधर आ चुका है, H इधर आ चुका है और इसमें OH इधर आ चुका है। और इसमें देखिए मेसो टार्टरिक एसिड, दोनों H इस तरफ है और दोनों OH इस तरफ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आप लोगों ने अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा हुआ है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से जो है वो उसका एक संबंध होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। इसलिए हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सको कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किस प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण जो है वो पाया जाता है। तो समझ में आ गया इस आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत ही इजी है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के और भी काफी सारे नोट्स देखने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।